नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ये यूजीसी के द्वारा जो नए ये रूल एंड रेगुलेशन जो लाए गए हैं, जिनका कि अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ये सवर्ण वर्गों के खिलाफ है। तो ये हम इसके मतलब ये जो रेगुलेशन है वो क्या सच में उन लोगों के खिलाफ है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसको तो जानेंगे ही। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये जो लाया गया ये रूल और रेगुलेशन है, इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं, क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो रेगुलेशन लाया गया है, ये किसके द्वारा लाया गया है, तो यूजीसी। तो सबसे पहले हम लोग जान लें यूजीसी क्या है। यूजीसी क्या है? एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो कि उच्च शिक्षण संस्थाओं, यानी कि देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी का मान्यता किसी को कौन देता है, तो यूजीसी के पास पावर होती है कि वो किसी भी संस्थान को एज ए यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्निशन उसको करता है। देखिए, और ये जो रूल्स इसने बनाए हैं तो इसको पावर कैसे मिली है रूल्स बनाने की, तो इसको पावर मिली है यूजीसी एक्ट जो कि 1953 में पारित किया गया था। उस टाइम पे जो अ, उस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी वगैरह थे उस टाइम पे यूजीसी के हेड के समय पे। उन लोगों के टाइम पे ये पारित किया गया था जो कि 1956 से ये लागू था यूजीसी एक्ट। और यूजीसी एक्ट में ही यूजीसी को ये पावर दी गई है कि ये समय समय पर रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करने के लिए। साथ ही साथ ये जो उस यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे नेट जेआरएफ वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको भी यूजीसी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो रूल लाए गए हैं, ये क्यों लाए गए, तो इसके पीछे का अगर कारण आप देखेंगे तो ये जातिगत जो भेदभाव है, इसकी दो बहुत जो जो बहुचर्चित घटनाएँ हुई थी हमारे देश में। वो एक था रोहित वेमुला का केस जो कि 2016 में हुआ था, और एक पायल तड़वी का केस था जो कि 2019 में हुआ था। रोहित वेमुला जो थे वो यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था हॉस्टल में, और अपने सुसाइड नोट्स में लिखा था कि उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव जो हो रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए थे। और एक जो पायल तड़वी थी वो भी एक नर्स थी, और उनके द्वारा डॉक्टर मतलब कि जो हॉस्पिटल जिसमें वो ट्रेनिंग का मतलब कार्य सीख रही थी तो उनके साथ भी जाति आधारित भेदभाव हुआ था, तो उन्होंने भी सुसाइड किया था। और हालांकि मामले तो बहुत सारे हुए, लेकिन जो दो ज़्यादा हाइलाइटेड मामले थे, और इनकी जो माँ थी, वो चाहे रोहित वेमुला और पायल तड़वी की, ये लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए थे अपने मतलब बेटे और बेटी जो भी थी उनको न्याय दिलाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कि ये यूजीसी को ये निर्देश दिए गए थे कि वो जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो जातिगत आधारित जो भेदभाव हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए कोई रूल्स वगैरह वो बनाए जिससे इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके साथ किसी ऐसी तरह की घटनाएं ना हो कि किसी को केवल इस आधार पर वो अपनी मतलब कि सुसाइड कर रहा है, अपनी जान दे रहा है, कि उसके साथ नस्ली या जातिगत भेदभाव हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जो ये यूजीसी के द्वारा ये रूल्स लाए गए हैं, तो हम लोग इस रूल्स को पहले देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ये रूल सही हैं, गलत हैं, इस पे अपनी टिप्पणी आप जो भी करना है वो कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि कहाँ पे आपको कमी दिख रही है। बाकी इस रूल में क्या-क्या लिखा है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस रूल में देखिए तो इसका प्रस्तावना है। प्रस्तावना एक तरीके से इसमें इसका उद्देश्य तो आगे बताया गया है। प्रस्तावना में क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि जो ये यूजीसी यानी कि जो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये किस लिए ये जो रूल्स लाया जा रहा है, तो विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिष्ठित एवं सशक्त किया गया। यानी यूजीसी जो है ये हायर एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके सभी मापदंडों को निर्धारित करने के लिए सशक्त है। और ये जो क्या कर रहा है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता और समावेशन को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें। यानी कि प्रस्तावना में लिखा गया है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है
उसका पालन करते हुए जो बच्चे हैं वो अपना उन्नति कर सकें, और इन सब के आधारशिला को मान्यता देते हुए सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि देखिए, जो यहाँ पे लिखा गया है, हमें यहाँ पे केवल जाति आधारित भेदभाव की बात नहीं की गई है। यहाँ पे धार्मिक आधार पर, नस्लीय आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, और दिव्यांग जो कि फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उनके बारे में भी उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनका उन्मूलन किया जाए, उस भेदभाव को खत्म किया जाए, उसके बारे में भी ये उसको दूर करने के लिए क्या है, ये हितबद्ध है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो ये यूजीसी है, इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समता को संवर्धन, यानी कि इक्विटी जो है उसको बढ़ावा देना, यानी कि छात्रों के बीच इक्वालिटी हो और उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इनको प्रमोट करना है। और नीचे लिखा गया है कि ये इसको शक्ति कहाँ से मिली है, तो शक्ति जो हमने आपको पहले बता दिया कि यूजीसी एक्ट 1956 से ये इसको पावर है कि ये रूल जो है वो बना सकता है। अब बात करें इसका सेक्शन 1, तो बात करता है वो संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता और आवेदन की, इसका नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, कहाँ कब ये लागू होगा, किन पर लागू होगा। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, जो ये रेगुलेशन लाए गए इसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रिवेंशन प्रमोशन, यानी कि प्रमोटिंग ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन में इक्विटी को प्रमोट करने के लिए ये रेगुलेशन लाया गया। तो इसका पूरा नाम ये है, और ये भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है वो लागू होगा। और इस कब से लागू होगा, तो जो ऑफिशियल गजट में जो डेट नोटिफाई की जाएगी, जो कि नोटिफाई हो चुकी है, 14 जनवरी से लागू हो चुका है। और इसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है कि जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, देखिए यहाँ पे सिर्फ जाति की बात नहीं है, जो कि ये लोग विरोध जो कर रहे हैं, उनका कहना है कि केवल जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए लाया गया है और केवल SC ST OBC को इसमें शामिल किया जा रहा है। जबकि उसके इतर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो धार्मिक आधार पर, नस्लीय आधार पर, साथ ही साथ जातीय आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, दिव्यांगजन अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हित धारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन देना, यानी कि ये धार्मिक, जाति, नस्ली और साथ ही साथ आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, इन सब के विरुद्ध के बीच जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना, जो कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में ना हो, इनको रोकने के लिए ये जो रेगुलेशन है वो लाया गया है। परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि एक्ट क्या है। और पीड़ित व्यक्ति, देखिए मेन परिभाषा पीड़ित व्यक्ति में लिखा हुआ है ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, तो जो जिसके साथ इस तरह का भेदभाव होगा, चाहे वो धार्मिक आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे नस्ल के आधार पर, चाहे जन्मस्थान के आधार पर, चाहे वो उनके इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, जो शिकायत करेगा वो पीड़ित व्यक्ति होगा। ये जो इसकी जो विवादित जो जिस पे ज़्यादा ये लोग मतलब कि जो ये बवाल चल रहा है जिस परिभाषा को लेकर, वो ये है। इस परिभाषा में कहा गया है कि जो जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या होगा, केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति आधारित आधार पर भेदभाव है। यानी कि जो जाति आधारित भेदभाव होगा वो केवल 3 कैटेगरीज के साथ हो सकता है। वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो सकते हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य होते हैं, केवल उनके विरुद्ध ही जाति आधारित भेदभाव हो सकता है। बाकी जो अभी ऊपर हमने और सारे भेदभाव पढ़े, चाहे वो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो केवल SC ST या OBC का ही हो। दिव्यांग पर्सन किसी भी कैटेगरी हो सकता है। जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। समझ रहे हैं ना कि भेदभाव का कारण अगर उसका पार्टिकुलर
इस धर्म का है या इस नस्ल का है या इस लिंग का है या इस पार्टिकुलर जन्म स्थान पर है, तो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति उसके अंतर्गत शामिल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जाति आधारित भेदभाव केवल 3 लोगों से हो सकता है। इसी पे ज़्यादा जो है ये डिबेट चल रहा है। बाकी आयोग क्या होगा, तो आयोग रहे भेदभाव का अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे भेदभाव के अर्थ में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि केवल SC ST का भेदभाव किया जाएगा किसके द्वारा, जनरल के द्वारा, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है भेदभाव का अर्थ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी भी आधार पर हितधारक के विरुद्ध कोई अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह अस्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इनमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। यानी कि भेदभाव में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि केवल जाति आधारित पर भेदभाव, यहाँ पर भेदभाव भी लिखा हुआ है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल। देखिए जाति में केवल SC ST OBC शामिल करने का रीजन भी है क्योंकि जाति आधारित जो भेदभाव होते हैं वो जनरली जो देखा गया है वो क्योंकि आप देखेंगे SC ST एक्ट भी लाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मनमानी तरीके से लाया गया। जब घटनाएं होती हैं, शिकायतें होती हैं और उनका कोई मतलब कि ठोस तरीके से उसका अगर उपचार नहीं किया जाता है, तो शिकायतों की वजह से किसी व्यक्ति की जान जा रही, कोई फांसी लगा दे रहा है, इन सबको देखते हुए, क्योंकि देखिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ये आविष्कार की जननी होती है। जब घटनाएं होती हैं तभी उसके बारे में जो है वो कॉग्निजेंस जो है वो लिया जाता है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे केवल पार्टिकुलर एक जाति के बारे में बात नहीं की गई है। बाकी और सारी डिफिनीशन इसमें है, जैसे समता समिति यानी इक्विटी कमेटी के बारे में बात की गई है, इक्विटी हेल्पलाइन के बारे में बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र के बारे में बात की गई है। ये फैकल्टी मेंबर कौन होंगे, लिंग में देखिए लिंग में सभी शामिल हैं, पुरुष, महिला, तृतीय, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ केवल SC ST की महिला या केवल OBC की महिला में भी सारे लोग शामिल हैं। शिकायत का अर्थ क्या होगा, मतलब ये बहुत सारे डिफिनेशन सेक्शन 3 में दिए गए हैं। बाकी अब बात करें सेक्शन 4 की, सेक्शन का समता के संवर्धन का कर्तव्य, यानी कि इसमें जो इक्विटी को रोकने के लिए, देखिए ये जो PDF है वो पूरा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप इसमें अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वाला भी दे सकते हैं। ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, यानी कि जो हायर एजुकेशन है इनकी क्या होगी, ड्यूटी होगी किसको, इक्विटी को प्रमोट करने की, ठीक है। तो इक्विटी को प्रमोट करने की ड्यूटी इनकी क्या क्या होगी, तो सेक्शन 4 अभी हम लोग पहुँचे थे, सेक्शन 4 में आते हैं कि क्या क्या ड्यूटी है इक्विटी को प्रमोट करने की। देखिए तो प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान का कर्तव्य होगा कि वो क्या करें, भेदभाव का उन्मूलन करना होगा। हितधारकों के बीच जो भी पीड़ित हितधारक हैं उनके बीच समता का संवर्धन होगा। हितधारकों के बीच भेदभाव का उन्मूलन करना, उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, कहीं पे भी आप देख रहे हैं केवल जाति की बात हो रही है, हर जगह जाति, धर्म, भाषा, लिंग, दिव्यांगता, इन सब की रक्षा के लिए क्या किया जाएगा, उपाय किया जाएगा। या इसमें भी लिखा कोई भी उच्च संस्थान भेदभाव किसी भी रूप में नहीं देगा, ना उसे नज़रअंदाज करेगा। यानी कि ये इसको क्या नहीं कर सकेंगे, भेदभाव से किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं होने देगा और उसको नज़रअंदाज भी नहीं करेगा। अगर वो हो रहा है तो उस पर कॉग्निजेंस लेगा और उसका निपटारा भी करेगा। यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा कि विनियमों का विधिवत पालन हो और इस उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियाँ होगी। यानी कि जो ये रूल और रेगुलेशन जो लाए गए हैं इनका पूरी तरीके से पालन करवाना किसका कर्तव्य होगा, जो जो प्रमुख होगा, जो कि उसके हेड होंगे इंस्टीट्यूशन के, उनका ये ड्यूटी है कि इसका पालन करवाएं। उनके पास क्या होंगी, सभी आवश्यक शक्तियों की इसको पालन करने में जो जो चाहे वो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब इसका पालन करवाने के लिए जो संस्थाएं हैं उसमें एक प्रमुख संस्था इसका सेक्शन 5 में बात की गई EOC, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी समान अवसर केंद्र। जो समान अवसर केंद्र होंगे इसमें किसकी बात की गई, हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए जो EOC होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इसमें कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। लेकिन अगर और इसमें जो मेंबर होंगे वो केवल फैकल्टी मेंबर हैं कि जो टीचर्स वगैरह हैं वही होंगे। लेकिन अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 5 से कम टीचर हैं तो वो अपने से जिस कॉलेज से वो एफिलिएटेड है वहाँ से टीचरों को लेकर के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है वो उसका गठन किया जाएगा। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो सेक्शन 5 में गठित होगा उसमें एक क्या होंगे, एक कोऑर्डिनेटर होंगे। वो कोऑर्डिनेटर क्या होंगे, तो वो कोऑर्डिनेटर का काम क्या होगा कि वो देखिए
ई समान अवसर केंद्र का संबंध है। इसके बाद लिखा हुआ इन विनिमयों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, और जो कोऑर्डिनेटर जो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा वो इस विनिमय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों और अभिभावकों के साथ क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, उनसे मेल मिलाप यानी मिलजुल कर रहेंगे, ताकि कोई भी शिकायत, कोई भी सूचना होती है तो उनसे भी वो, अगर उनको सलाह की आवश्यकता है या उसकी सूचना देना चाहते हैं तो वो देने के लिए कर सकते हैं। समान अवसर केंद्र के में देखिए ये समान अवसर केंद्र के विनियमों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो ये सामान्य रूप से योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, अगर मान लीजिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है उसको किसी मामले में कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए जो ये लीगल सेल बने हुए थे, चाहे वो जैसे है नहीं कि स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, जो फ्री लीगल एड के जो जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, तो उनसे अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो ईओसी क्या करेगा, कानूनी सलाह भी लेगा किसी मामले में, ठीक है। और इसका जो एक कोऑर्डिनेटर होगा वो कौन होंगे, तो एक वरिष्ठ प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे, जिसके निर्देशन में ये ईओसी क्या करेगी, कार्य जो है अपना करेगी। और ईओसी के पास एक समिति और होगी जिसको कहेंगे इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो इक्विटी कमेटी में संस्थान के जो प्रमुख होंगे उसके अध्यक्ष होंगे, 2 और 3 अन्य प्रोफेसर होंगे, उसके बाद एक कर्मचारी होगा, शिक्षक के अलावा जो स्टाफ हैं वो होंगे, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले 2 नागरिक प्रतिनिधि होंगे जिनको उन चीज़ों में, उस फील्ड में जानकारी हो, वो कॉलेज के अलावा 2 अन्य नागरिक भी होंगे इसके सदस्य जो इक्विटी कमेटी होगी। और 2 छात्र भी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, जो जिनका जो जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होंगे वो यूनिवर्सिटी में उनके करिकुलर एक्टिविटी जो कर रहे हैं उनके आधार पर, मान लीजिए कोई जैसा होता है कॉलेज में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो उनमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लड़के होते हैं उनमें से जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस बेस पे 2 छात्र भी इस इक्विटी कमेटी के मेंबर होंगे। तो आप देखें तो इक्विटी कमेटी में कितने लोग जा रहे हैं, एक तो अध्यक्ष हो गए, 3 ये हो गए, एक 4 ये हो गए, 4 2 6, 6 2 8, और ये जो ईओसी का जो कोऑर्डिनेटर है वो इसका क्या होगा, सेक्रेटरी, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा इस इक्विटी कमेटी का, ठीक है। तो ये इक्विटी कमेटी हो गई। अब इक्विटी कमेटी में ये मैंडेटरी है कि इसमें जो ऊपर हमने जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग इसमें हो रहे हैं, एक तो अध्यक्ष हो गए, 3 ये 3 1 4, मतलब जितने लोग ये बताए गए हैं इनमें से कम एक व्यक्ति ओबीसी का, एक व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का, और एक महिला का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि एक महिला भी उसकी सदस्य होगी, और जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें कौन है, जो 2 छात्र हैं, छात्रों को जो शामिल किया जा रहा है वो 1 साल के लिए होंगे, अगले साल फिर दूसरे छात्र को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और समिति की बैठक कम से कम साल में 2 बार होगी। बैठक के लिए कोरम यानी कि कितना मिनिमम संख्या होगी जिसके लिए तभी बैठक होगी, तो उसमें अध्यक्ष शामिल होने चाहिए, और जो विशेष आमंत्रित हैं उनको छोड़ दिया, यानी जो स्टूडेंट है उनके अलावा 4 लोग होने चाहिए, एक तो हेड और 4 लोग अन्य, स्टूडेंट को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, तभी जो है बैठक होगी। और समिति अपनी अर्धवार्षिक बैठक जो उसकी सालाना जो बैठक होगी उसमें पिछले 6 महीनों में जितने भी मामले आए हैं उनकी कार्यवाही की समीक्षा करेगी, और उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले भी शामिल होंगे जो यूजीसी के अन्य विनियमों वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत गठित की गई है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। और समान अवसर केंद्र के कार्य क्या होंगे, कि वो क्या करेगा कि उस मतलब कि वो पूरी तरीके से प्रमोट करेगा, देखेगा कि इनको सुनिश्चित करना कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति आधारित, धर्म आधारित, लिंग आधारित, किसी प्रकार का, इन सबको रोकने का कार्य ईओसी जो है वो करेगी। बाकी वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि ये जो भी कार्य करेंगे अपना, इनकी वार्षिक रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि यहाँ किसके द्वारा कितनी सूचनाएं आई, उसका निपटारा हुआ कि नहीं। और साथ ही साथ इसमें ये भी चीज़ है कि निगरानी कैसे होगी। निगरानी करने के लिए एक इक्विटी स्क्वाड यानी कि कुछ बच्चों को अपॉइंट किया जा सकता है इक्विटी स्क्वाड के रूप में, जो जगह जगह मतलब यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, उनके पास देखिए मोबाइल की भी इक्विटी गतिशील रहेंगे, और नियमित रूप से देखिए
जो इक्विटी स्क्वाड होंगे वो कैंपस के अंदर किसी प्रकार की अगर उनको दिख रहा है कि किसी प्रकार की घटना हो रही है, किसी का जातिगत आधार पर भेदभाव या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर इस तरह की कोई घटना हो रही है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसका मतलब कि गतिशील रहेंगे और उसकी सूचना किसको देंगे, जो ईओसी के जो कोऑर्डिनेटर हैं सीधा उनको वो सूचनाएं ले जा करके देंगे। और इक्विटी एम्बेसडर की बात की गई। देखिए जो इक्विटी स्क्वाड होंगे वो तो स्टूडेंट होंगे, लेकिन जो इक्विटी एम्बेसडर होंगे वो उसी यूनिवर्सिटी का वो स्टाफ हो सकते हैं, वो चाहे हॉस्टल के हों या जो लाइब्रेरियन वगैरह होते हैं, इन सब में से क्या होंगे, इक्विटी इन्वेस्टर होंगे। इनको भी कार्य होगा कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो कि बिना किसी देरी के क्या करेंगे, अगर इनके भी सामने कोई भी किसी भी तरह की घटना प्रतीत हो रही है, इनको इनको दिखती है कि हाँ कैंपस के अंदर इस तरह के भेदभाव किसी के साथ किया जा रहा है, तो ये उसकी सूचना जो ईओसी होगी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो होगा उसका जो कोऑर्डिनेटर है उसको ले जाकर के वो सूचना देंगे। और कितनी सूचनाएं आई, कितनी का निपटारा हुआ, क्या हुआ, उसकी सारी जानकारी जो उच्च शिक्षा संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसको उस पर पब्लिश करना होगा जनवरी और जुलाई के अंत में। ठीक है, तो हर 6 महीने पे वो अपनी सूचनाएं वगैरह वो देंगे। और ये सूचनाएं कैसे होंगी, तो उसके लिए एक इक्विटी हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी, जिसको भी परेशानी हो अपनी शिकायत कर सकता है। और जो सूचना देने वाला व्यक्ति है अगर वो अनुरोध कर रहा है कि उसकी सूचना को मतलब कि उसकी पहचान को गुप्त रखी जाए, तो उसको पहचान को गुप्त रखी जाएगी, उसकी सूचना किसने दिया है। देखिए अभी हमने जो इक्विटी स्क्वाड की बात की, इक्विटी एम्बेसडर की बात की, उनमें कहीं भी जाति की बात नहीं हो रही, केवल SC/ST कैटेगरी का लड़का ही इक्विटी स्क्वाड में रहेगा, केवल OBC का लड़का ही इक्विटी स्क्वाड में कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। और क्या क्या उपाय, क्या क्या मेजर्स अपनाए जाएंगे उसके बारे में बात की गई है कि छात्रों से अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि वो कॉलेज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, हेल्पलाइन जो होगी उसको वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा ताकि इजीली अवेलेबल रहे, किसी को भी शिकायत करना है तो कर सके। ठीक है, साथ ही साथ जब सत्र प्रारंभ होगा उससे पहले एक मीटिंग होगी जिसमें छात्र, जैसे छात्रावास के वार्डन, छात्र, अभिभावक या फैकल्टी मेंबर, जिला प्रशासन, पुलिस और ये सब लोग मिलकर बैठक करेंगे किस तरह से इस भेदभाव को क्या किया जाए, मतलब कि इनके इक्विटी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी और जागरूकता पैदा की जाएगी। साथ ही साथ जो ये बैठक होगी इसका एक वीडियो बनेगा और इस वीडियो को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, कि और साथ ही साथ ये उच्च शिक्षा संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों, किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव, यानी कि अगर वो किसी प्रकार की कैरिकुलर कोई भी अन्य एक्टिविटी करवा रहे हैं कॉलेज में तो उसमें भेदभाव ना हो, उसमें सबको बराबर का अवसर मिले। इसलिए जो पोस्टर वगैरह प्रदर्शित किए जाएंगे किसी ऐसे स्थान पर उसको लगाया जाएगा जिससे कि इजीली वो दिख सके और जो भी बच्चा इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें जो उच्च कर्मचारियों परामर्श, व्यवसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी क्या कर सकते हैं, परामर्श वगैरह ले सकते हैं किसी मामले में अगर आवश्यकता है तो। ठीक है, और भेदभाव की घटना के पीड़ित या ये जो भेदभाव घटना होगी उसमें पीड़ित व्यक्ति या जो गवाह होंगे वो चाहे छात्र हों, चाहे संकाय यानी कि जो भी फैकल्टी मेंबर हैं या कर्मचारी हैं, कोई भी हो सकता है। या ऐसी घटना प्रोत्साहित करना, सूचना करना उसकी पहचान सुनिश्चित रहेगी तो उसके यानी कि पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, फैकल्टी मेंबर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, या उनके द्वारा प्रभावित कोई भी लोग। उसमें सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, फैकल्टी मेंबर्स भी अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो उसकी शिकायत भी हो सकती है। या HOD खुद दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी शिकायत होगी और उसकी शिकायत किसके पास होगी, जो EOC का कोऑर्डिनेटर होगा वो, और उसके बाद वो बात कहाँ जाएगी, उससे हाई अथॉरिटी के पास उसकी शिकायत जो है वो सेंड कर दी जाएगी। प्रक्रिया कैसी होगी, तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल होगा, सबके लिए खुला होगा, तो अपना वो कर सकते हैं अनुरोध, उस पर पोर्टल पे टाइप करके या मेल करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकते हैं। अगर शिकायत प्रथम दृष्टया लग रही है कि इस पर कोई मामला बन रहा है यानी क्रिमिनल केस बन रहा है तो पुलिस अधिकारियों को सूचना मतलब भेज दी जाएगी। इसके द्वारा इक्विटी कमेटी के द्वारा, अगर उसके द्वारा भेजने लायक नहीं है तो 24 घंटे के अंदर जो समिति है उसकी बैठक होगी और बैठक के जो होगा वो बैठक के बाद जो भी मतलब कि बैठक करने के बाद उसको निपटारा कैसे किया जाए, तो 15 दिन के भीतर
जो है वो अपना पूरा उसकी जांच वाच करने के बाद इक्विटी कमेटी अपनी रिपोर्ट इसको प्रस्तुत करेगी। तो जो हेड होंगे संस्था के उसको प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साथ एक उसकी प्रति जो है वो पीड़ित व्यक्ति को भी उसका एक फोटोकॉपी दे दिया जाएगा। और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जो संस्थान का प्रमुख है वो 7 दिवस के भीतर क्या करेगा, 7 दिन के अंदर कार्यवाही करेगा। अगर कोई दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को सूचित करेगा, नहीं तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, या संस्थान के सूचित किया जाएगा। नहीं तो अगर मान लो दंड विधि का मामला नहीं है ज़्यादा, तो वो अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेगा, यानी जो भी जिसने भी गलती की है उनको बुला के समझा सकते हैं, या कुछ भी वो अपने हिसाब से वो फैसला दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि संस्थान के प्रमुख यानी कि HOD के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो हमने आपको पहले बता दिया कि जो EOC का जो कोऑर्डिनेटर होगा वो बैठक की जाएगी और अगले उच्चतर अधिकारी को जो HOD से ऊपर जो वाइस चांसलर वगैरह हैं उनके पास उसकी शिकायत जो है वो भेज दी जाएगी। मान लीजिए जो इक्विटी कमेटी या जो हेड के द्वारा जो लिया गया जो संज्ञान निर्बाध कार्यवाही की जाती है उससे कोई व्यक्ति पीड़ित है नहीं कि उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, 30 दिन के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल की अपील की सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र का भी नियुक्ति की जाएगी। लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी को जो लोकपाल होंगे वो क्या करेंगे, न्याय मित्र जो है वो अपॉइंट करेंगे एक तरीके से एमिकस क्यूरी, वो उस मामले को सुनेंगे, ठीक है। और उनका जो खर्च होगा वो खुद इंस्टीट्यूशन को ही देना पड़ेगा। और जो अपील में जो मैटर है उसको 30 दिन के अंदर उसका निपटारा करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ सेक्शन 10 में निगरानी की बात की गई है। निगरानी कैसे की जाएगी, इनका उद्देश्यों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब उच्च UGC के द्वारा की जाएगी, जिसके लिए वो निगरानी समिति का भी गठन कर सकती है कि जो ये रूल रेगुलेशन बनाए गए उनके पालन हो रहा है कि नहीं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC के द्वारा ये लाए गए प्रावधान बनाए गए हैं इनका पालन नहीं कर सकता है और ये पाया जाता है कि उसने ये सिद्ध हो जाता है कि कोई संस्थान इन सब चीज़ें जो भी गाइडलाइंस में दी गई इनका पालन नहीं कर रहा है, तो उसको UGC की योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया, यानी कि जो वो यूनिवर्सिटी है उसको UGC से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जो भी उसकी जो डिग्री देने की मान्यता उसको क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। यानी कि एक तरह से उसके ऊपर बहुत ही एक कड़ी कार्यवाही और दंडात्मक कार्रवाई भी UGC जो है वो कर सकता है, मामले की प्रकृति के अनुसार जिस तरह से भी उसका वो होगा, ठीक है। तो अभी हमने पूरा जो जितने भी धारा इसमें थे हमने पढ़ ले, बाकी इधर इंग्लिश में भी PDF है, अगर आपको जो चीज़ें पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इसमें निपटारा कैसे होगा इसका, और इसका आवेदन कैसे होगा, कैसे हेल्पलाइन होगी, EOC क्या होगी, इक्विटी कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो सब कुछ हमने आपको बता दिया। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी का भेदभाव, जातिगत आधारित भेदभाव किया जाएगा, केवल SC ST OBC का, और वो भी जनरल या उस लोगों के साथ। इसमें सिर्फ जाति आधारित भेदभाव नहीं है, साथ ही साथ इसमें EWS का भी बात की गया है, इसके ऑब्जेक्ट में किया गया है। इस तरह के भेदभाव हो रहा है तो इन सब से बचने के लिए लाया गया है। तो पहले आपको एक आइडिया हो गया होगा, मैंने सारी चीज़ें इस कानून में क्या क्या लिखी हैं बता दी हैं, और अब ये जो लाया गया रेगुलेशन है वो सही है या गलत है, इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो और हमने आपको शुरू में बता दिया कि ये कोई कानून संसद के द्वारा लाया गया नहीं है, ये एक रूल है जो कि UGC के द्वारा लाया गया है, क्योंकि UGC के पास रूल जारी करने की पावर है, और क्यों लाया गया वो भी हमने आपको बता दिया। तब ये रूल सही हैं या गलत हैं ये आपके ऊपर है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।